आज हम गौरव ज्ञान एकेडमी की ऐतिहासिक यात्रा के अंतर्गत पहुंच चुके हैं खिलजी वंश की तरफ। और खिलजी वंश में हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल रहा वो 6 वर्ष रहा। उसके प्रत्येक एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, जिसमें हम उसके प्रारंभिक जीवन, व्याचार और व्यवहार, कार्य और उपलब्धियों में हम बात करेंगे मलिक छज्जू का विद्रोह, ठगों और लुटेरों का दमन, ताजुद्दीन कुजी का षड्यंत्र, सीदी मौला का विद्रोह, रणथंभौर अभियान, मंगोल आक्रमण, देवगिरी अभियान और उसका मूल्यांकन। तो इतने एस्पेक्ट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो उसे भी जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। तो वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज खिलजी को शुरू करने से पहले एक जड़ी बूटी के रूप में हम मोटिवेशनल कोट लेते हैं, जिसको कहा है नेल्सन मंडेला जी ने। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका में, आप सभी जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति थे और इन्होंने नस्ल भेद का इन्होंने बहुत विरोध किया था। तो इस तरीके से इनका जो कोट है वो है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। तो बिल्कुल शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप अपने जीवन को ही नहीं, दुनिया को बदलने की ताकत होती है शिक्षा में। तो प्लीज आप शिक्षा का महत्व समझिए, अपने लाइफ को यूं ही बर्बाद मत करिए और पढ़िए, मस्त रहिए, जीवन को जिए। ठीक है, शुरू करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। सबसे पहले उनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो काफी वर्ष पहले भारत में आकर बस चुके थे और तुर्कों की सेवा में लगे हुए थे। इस तरह से इसका जो बैकग्राउंड था वो काफी सशक्त था और अपनी योग्यता के आधार पर हम देखते हैं वो सरे जानदार के पद पर उसको बैठाया जाता है। ठीक है ना, सरे जानदार का पद देखिए, योग्यता के आधार पर उसे सरे जानदार का पद मिल जाता है। शरीर जानदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षक। ठीक है, शाही अंगरक्षक का पद मिल जाता है इसे। शाही अंगरक्षक के बाद हम देखते हैं इसे समाना की सूबेदारी भी दी गई थी। समाना की सूबेदारी के बाद हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण जब भारत पर होता है, ये बलबन के बाद की कहानी है। तो मंगोल आक्रमण जब होता है तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट के रूप में, यानी कि एक्टिव सूबेदार के रूप में ये भाग लेता है और वहाँ पे मंगोल आक्रमण में अपनी अच्छी भूमिका निभाता है, यानी कि उन्हें पराजित भी करता है। तो इससे प्रभावित होकर कैकुबाद, जो कि बलबन का उत्तराधिकारी था, कैकुबाद इसे दिल्ली बुलाता है और वहां पर इसे शाइस्ता खां की उपाधि देता है। इसके अलावा उसे आरिज मुमालिक यानी कि सेना मंत्री का पद प्रदान करता है। ठीक है, तो इसे समाना की सूबेदारी मिल जाती है। योग्यता के आधार पर देखिए, समाना की सूबेदारी मिल जाती है। और फिर कैकुबाद के द्वारा इसे शाइस्ता खां की उपाधि मिलती है। साथ ही साथ इसे शाइस्ता खां की उपाधि के साथ इसे आरिज मुमालिक का पद दिया जाता है। ठीक है, आरिज मुमालिक का पद मिल जाता है, जो कि होता है सेना मंत्री। सेना मंत्री के पद पर रहते हुए ये कैकुबाद के जीवन काल में कार्य करता है। क्योंकि बलबन के उत्तराधिकारी का टोटल काल जो कैकुबाद और क्यूमस दोनों का मिला के 3 वर्ष होता है, तो ये इस पद पर रहकर कार्य कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने जो इस समय चुनौती आती है वो होती है खिलजी सरदारों का ये नेता होता है। इसके अलावा इसका एक भूमिका ये होती है कि खिलजी सरदारों का ये नेता होता है और इसके कारण जो तुर्की गुलाम सरदार होते हैं वो इसका विरोध कर रहे होते हैं। देखिए, तुर्की गुलाम सरदारों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसमें कि खिलजी सरदारों के हत्या करने का षड्यंत्र किया जाता है, जिसमें से एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी होता है। जब उसे इस षड्यंत्र का पता चलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो उसने क्या किया, कैकुबाद और क्यूमस दोनों को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान बन जाता है। इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक बनता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लगभग 84 वर्ष का जो शासनकाल रहता है, गुलाम वंश का शासनकाल या प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों का शासनकाल, उसका अंत हो जाता है और इस तरह से ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनता है। और देखिए, जो इसका राज्यारोहण होता है, इसके बारे में देख लीजिए। जो इसका राज्यारोहण होता है
वो होता है किलोखरी के किले में, जो कि कैकुबात के द्वारा ही बनवाया गया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किलोखरी का किला, या इसे कीलूगढ़ी का भी किला कहते हैं, कीलूगढ़ी। ठीक है, और ये दिल्ली के पास होता है, दिल्ली में नहीं होता है, ये दिल्ली के पास होता है कीलूगढ़ी का किला। यहीं पे इसका राज्यारोहण होता है और वो डेट होती है 13 जून 1290। ठीक है, ये इसका राज्यारोहण हो जाता है। और देखिए ये 1 साल तक दिल्ली नहीं जाता है, इसी डर से, क्योंकि वहाँ पे उसे ये भय रहता है कि तुर्की गुलाम सरदार जो अन्य अमीर या सूबेदार हैं वो इसका विरोध करेंगे, और हो सकता है दिल्ली की प्रजा भी इसका विरोध करे। इस डर से ये दिल्ली नहीं जाता है। 1 साल बाद जब कोतवाल, दिल्ली के जो कोतवाल होते हैं फखरुद्दीन, उनके द्वारा इसे बुलाया जाता है, तब ये वहाँ पर जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रारंभिक जीवन हम देखते हैं। इसके बाद हम इसके विचार और व्यवहार के बारे में देखते हैं कि ये सुल्तान बनने के बाद इसका विचार और व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का फिरोज खिलजी सुल्तान बनता है तो इसकी आयु होती है 70 वर्ष। तो ये अपने आयु के अनुकूल युद्ध और राजनीति का ये लगभग परित्याग कर देता है, क्योंकि इसको कोई लगाव नहीं होता है, ना ही इसकी कोई इच्छा होती है कि वो साम्राज्य विस्तार करे। इस तरह से हम फिरोज खिलजी के दिल्ली सल्तनत पे बैठते ही इसके विचार और व्यक्तित्व में इसका परिवर्तन देखते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसके जो कार्य होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत उदार और सहिष्णु हृदय का व्यक्तित्व इसका दिखाई देता है। जैसे कई जगह पे हम आगे इसका उदाहरण भी देखेंगे। जैसे कि देखिए, जब 1 साल बाद इसे बुलाया जाता है और ये जाता है दिल्ली, तो बलबन के किले के फाटक पर ही ये घोड़े से उतर जाता है। और घोड़े से उतरने के बाद से ये जब बलबन के सिंहासन को देखता है तो वो देख करके रोने लगता है। तो इस तरीके से इसका हम उदार चरित्र इसका देखते हैं, जो कि पिछले अन्य सुल्तानों की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तित नजर आता है। पिछले जो सुल्तान होते हैं वो कठोर और युद्ध राजनीति में पूरा भाग लेने वाले और इस तरीके से वो कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये परिवर्तन हमें खिलजी वंश के संस्थापक के साथ दिखाई देता है। और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसे ये भी भय रहा हो, क्योंकि उसके जो अभी तक शासन चला आ रहा था 84 वर्ष का, वो तुर्की शासकों का था। और कहीं ना कहीं दिल्ली की प्रजा या आसपास की जो प्रजा थी या नागरिक थे, उन्हें इसी चीज़ की आदत पड़ चुकी थी। हो सकता है वो खिलजी शासकों को न स्वीकार करते, इस वजह से भी उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रखा था, ये भी माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके विचार और व्यवहार बड़े अलग होते हैं अन्य सुल्तानों की अपेक्षा। अच्छा, इसी के अनुरूप उसने क्या किया था, इसी के अनुरूप उसने जो विभिन्न पद थे वो अपने संबंधियों के अलावा जो पिछले तुर्की अमीर थे उनको भी दिया था। जैसे कि मलिक छज्जू था, मलिक छज्जू को उसने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी से नहीं हटाया, जो कि बलबन का भतीजा था। इसी तरीके से दिल्ली का कोतवाल जो कि फखरुद्दीन था, उसको उसके पद से नहीं हटाया था। और अपने संबंधियों को, अपने पुत्रों को भी अच्छे पद दिए थे, जैसे कि आरिज मुमालिक जैसा महत्वपूर्ण पद उसने दिया तुर्की अमीर को। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमीर हाजिब का पद अपने एक संबंधी होता है, उसका नाम होता है अहमद चप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पूरे इसके शासनकाल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अहमद चप को उसने अमीर हाजिब का पद दिया होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसने सभी को समावेश किया होता है, सभी को पदों पर बैठाया होता है। उसने ऐसा नहीं किया है कि अपने विरोधियों को वो मार देता है या उन्हें पद से हटा देता है। ठीक है, इस तरीके से कोई कार्य उसने नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी कार्य और उपलब्धियां क्या रहती हैं। देखिए, ये उदार हृदय का व्यक्तित्व रहता है। ठीक है, और इसने निरंकुशवाद की बजाय, निरंकुशवाद जैसे हम बलबन का शासन कह सकते हैं, ठीक है, निरंकुशवाद की बजाय उदारवादी राजनीति का उदारवादी राजनीति का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कार्य किया था। अब नेक्स्ट इसकी कार्य और उपलब्धियां हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कार्य और उपलब्धियां। इस कार्य और उपलब्धियों में हम देखते हैं, पहला पॉइंट होता है मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह। ये विद्रोह होता है अगस्त 1290 में। ठीक है,
ये विद्रोह होता है अगस्त 1290 में। अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मलिक छज्जू जो है वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार होता है और ये बलबन का भतीजा होता है, और वो कहीं से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बने। इसी बात के कारण, इसी कारण से वो आगे बढ़ता है और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और स्वतंत्र घोषित करने के बाद उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। इस तरीके से वो दिल्ली सल्तनत की सत्ता को अस्वीकार कर देता है। इसके बाद उसने क्या किया, अन्य अमीरों के साथ वो आगे बढ़ता है, दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने के लिए आगे आता है, और इधर से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी दिल्ली के बाहर निकलते हैं अपने पुत्र अरकली खान के साथ। दोनों निकलते हैं और इनके बीच जो युद्ध होता है वो बदायूं में होता है। इस युद्ध में पराजित हो जाता है मलिक छज्जू और भाग खड़ा होता है। अब देखिए भागने के बाद क्या होता है, वो पकड़ा ही जाता है, चूंकि इनके पास बड़ी मजबूत सेना होती है, एक संगठित सेना होती है दिल्ली के पास, तो वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने लाया जाता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसे देख के रोने लगता है। ठीक है, अब देखिए मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जहां अभी हम इल्तुतमिश और रजिया और बलबन जैसे सुल्तानों को हमने पढ़ा, ठीक है, वहां पर हम देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैसा बिहेवियर कर रहा है अपने विरोधियों के साथ, और वो देख के रो पड़ता है कि ये तो बलबन का भतीजे के लिए बोलता है, ये मलिक छज्जू के लिए, कि अरे ये तो अपने सुल्तान के प्रति जो है बहुत वफादार था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया, और मेरी अब मैं ऐसा आज्ञा देता हूँ कि इसके वस्त्रों को जो है चेंज किया जाए, क्योंकि वो फटे हाल बदहाल अवस्था में सुल्तान के सामने आता है। उसको बोलता है, आज्ञा दी जाती है कि आप अच्छे वस्त्रों के साथ आइए, और उसको दावत पर वो बुलाता है। देखिए मतलब ये क्या हम देख रहे हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे बलबन बैठा होता तो मार के काट के फटक पे कहीं लटकवा दिया होता, हो सकता है शहर में भी उसके सिर को घुमा दिया होता। तो इस तरीके से क्रूर था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, महात्मा गांधी की ना थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना आपको, कि महात्मा गांधी अगर एक बोलते थे ना, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, तो वो वाली स्थिति है कि भैया अगर ये विद्रोह भी कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र भी कर रहे हैं, लेकिन उनको दावत पे बुला रहे हैं। ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये देखिए शासन के लिए कितना ये मतलब इसके शासन के लिए ये अच्छा नहीं था। बाद में हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये पतन के लिए भी उत्तरदायी होता है ये बातें, क्योंकि जब आप इस तरीके से बिहेव करेंगे अपने विद्रोहियों के साथ, तो फिर अन्य विद्रोही भी इस चीज़ के लिए तत्पर होते हैं कि हम भी विद्रोह करेंगे, क्योंकि हमें दिल्ली सल्तनत की तरफ से कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और ये होता भी है, देखिए किस तरह आगे भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से इनका विद्रोह होता है मलिक छज्जू का, और अब इसे जो है दंड स्वरूप क्या किया जाता है, बस दंड स्वरूप इतना दिया जाता है कि इसे मुल्तान भेज दिया जाता है। ठीक है ना, अब इसे मुल्तान भेज दिया जाता है और वहाँ की सूबेदारी दी जाती है। इसे मुल्तान की सूबेदारी अब दे दी जाती है, और जो कड़ा मानिकपुर की अब सूबेदारी, वो सीट तो खाली हो गई, मलिक छज्जू भाई साहब ने खाली कर दी, तो अब ये सीट मिल जाती है कड़ा मानिकपुर की। ठीक है, कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिल जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, की मिल जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है, ये होता है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ये होता है मलिक छज्जू का विद्रोह, इस तरीके से समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठगों और लुटेरों का दमन। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि बलबन ने मेव और मेवातियों का दमन किया था, जो लुटेरे थे उनका किस तरीके से दमन किया था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जब सेना के द्वारा इन्हें पकड़ा जाता है, ठगों को या लुटेरों को, डकैतों को जब पकड़ा जाता है, तो उन्हें दंड स्वरूप केवल इतना किया जाता है कि बंगाल में भेजकर गंगा नदी के पार करा दिया जाता है। बस केवल इनके साथ यही किया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ऐसी आज्ञा दी जाती है कि उन्हें बंगाल में गंगा नदी के पार भेज दिया जाए दंड स्वरूप। ठीक है, बस इतना काम किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये समस्या इनकी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह। ठीक है, ताजुद्दीन कूची का विरोध देख लीजिए। देखिए ताजुद्दीन का जो विद्रोह होता है या विरोध जो होता है, उसमें क्या होता है
कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने रणथंभौर के अभियान में गया होता है, ठीक है, रणथंभौर का अभियान अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो रणथंभौर के जब अभियान में अपने गया होता है तो वहाँ पर दिल्ली में एक दावत होती है जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर ये बात की जाती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कत्ल करके ताजुद्दीन कुची को बैठा दिया जाए। अच्छा, ये व्यक्ति कौन था? ये बलबन का तुर्की अमीर था, ठीक है, बलबन का एक विश्वसनीय तुर्की अमीर था, और ये बात की जाती है कि इस व्यक्ति को जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठाया जाए, उसकी गद्दी इसको मिलनी चाहिए। इस तरीके से ये बातें होती हैं। लेकिन जब वो अपने रणथंभौर अभियान पर होता है, जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चलती है और वो वापस आता है, और क्रोधित होकर के वो ये बात कहता है, जितने भी लोग उस दावत में शामिल हुए थे उन सभी से कहता है कि आइए मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कीजिए। लेकिन जो इसके जलालुद्दीन खिलजी के जो सरदार होते हैं, वो अहमद चक, वो इन्हें मना करता है कि नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप खुद सोचिए, 70 साल का व्यक्ति कह रहा है आइए मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करिए, अगर वहां पे पटक के मार देते तो क्या होता, भगवान जाने। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, अहमद चक के द्वारा मना कर दिया जाता है, और फिलहाल वो उन्हें मान भी लेता है। और इतना होने के बाद क्या हुआ, ताजुद्दीन कुची को वो माफ कर देता है, और बस इतना दंड क्या देता है, 1 वर्ष के लिए वो दरबार से इसे निष्कासित कर देता है, ठीक है। ताजुद्दीन कुची को 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए दरबार से निष्कासित कर देता है, दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से वो व्यवहार करता है अपने विरोधियों के साथ। देखते आप देखिए, आपने अगर पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको एक एक जगह पे एक एक पॉइंट अलग अलग करके चीजें बताया, तो बताया कि अन्य सुल्तानों का कैसा व्यवहार रहा है अपने विरोधियों के प्रति। और यहाँ पे देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित दिख रहा है हमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीदी मौला का विद्रोह, ठीक है। ये एक ऐसा उदाहरण हम देख सकते हैं जहां पर उसकी उदारता पता नहीं कहाँ चली जाती है, ठीक है। सीदी मौला का विद्रोह हम देखते हैं, ठीक है। सीदी मौला का विद्रोह देखिए, ये जो सीदी मौला हैं ये ईरान के होते हैं, और ये भारत में आकर रह रहे होते हैं, अपने धर्म कर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे इनके अनुयायी इतने बढ़ जाते हैं, करीब 10,000 तक इनके अनुयायी बढ़ जाते हैं, और इनका हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ने लगता है। और स्वयं इनका खुद का पुत्र, जो बड़ा पुत्र शहजादा होता है खान खाना, वो भी इनका अनुयायी रहता है। धीरे धीरे जो जब इनकी राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो वहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इनसे मतभेद होने लगता है, मतभेद देखिए होने लगता है। अच्छा, एक चीज और होता है कि जो अन्य गुलाम सरदार होते हैं, तुर्की गुलाम सरदार जो पहले के रहे होते हैं, वो एक षड्यंत्र करते हैं जिसमें वो नासिरुद्दीन महमूद, जो पहले नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री होती है, उसका विवाह सीदी मौला के साथ करा दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हटा करके सीदी मौला को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस षड्यंत्र का पता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चल जाता है। वो उसे अपने दरबार में बुलवाते हैं और इस बात को कहता है कि आप इस चीज को स्वीकार करिए कि आपने ऐसा षड्यंत्र में भाग लिया, या आप ऐसा षड्यंत्र कर रहे थे और आप राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो इस चीज से अस्वीकार कर देता है कि उसने ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं किया है। तब जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत क्रोधित हो जाता है, और उसके बाद उसे मार करके हाथी से कुचलवा दिया जाता है। ये बड़ी क्रूर हत्या हम केवल जीवन काल में, इसके शासन काल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में जो सीदी मौला को मारा जाता है, जो क्रूर हत्या की जाती है, वो हम देखते हैं, जो बहुत ये एक उदाहरण मिलता है अपने विरोधी को समाप्त करने का अलग। अच्छा देखिए, खिलजी वंश के बारे में जो हमें सबसे मतलब पता चलता है वो होते हैं बरनी, इसामी, ठीक है ना, इनके इब्न बतूता, इनके द्वारा हमें पता चलता है। जैसे कि तारीख फिरोशाही, जो बरनी की पुस्तक है तारीख फिरोशाही, उसमें बरनी इस बात को बताता है कि सीदी मौला की जिस तरीके से हत्या करवाई गई थी, उसके बाद से दिल्ली के आसपास इतना तगड़ा अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, और ये अकाल का कारण ये हत्या ही थी। कितनी बात सत्य थी कितनी असत्य ये नहीं पता, लेकिन बरनी इस बात को बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर अभियान, ठीक है। देखिए, अपने पूरे शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केवल 2 स्थानों पर युद्ध किया था, एक रणथंभौर और मंडौर, ये 2 जगह उसने जीती थी। देखिए, रणथंभौर अभियान जो है चौहानों का स्थल होता है, जो चौहान राजपूत होते हैं उनका स्थल होता है, और यहाँ पर ये आसपास इन्होंने जब विजय प्राप्त कर लेती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत को ये अपने विरुद्ध चुनौती लगती है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और आगे बढ़ने के बाद रणथंभौर के जब किले के पास ये पहुंचता है तो उनकी संगठित सेना जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत की सेना का विरोध कर रही होती है, तो ये वहां से लौट करके जाकर के झैना के किले में, ठीक है ना, झैना के किले में शरण लेता है। ये रणथंभौर के किले को जीत नहीं पाता है, और झैना के किले में, ठीक है,
झैन के किले में आ जाता है और इस किले को वो जीत लेता है, झैन के किले को वो जीत लेता है। ठीक है, झैन के किले को वो जीतता है। रणथंभौर अभियान में वो रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाता है, उनकी संगठित सेना ने इनका इतना विरोध किया होता है। इस तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद वो मंडौर का किला जीत लेता है, मंडौर का किला। ठीक है, मंडौर का किला जीतता है। जब वो इस मंडौर के किले से लौट ही रहा होता है, इस जीत के बाद से वो लौट ही रहा होता है, तभी उसे हम ये सूचना मिलती है मंगोल आक्रमण की। ठीक है ना, मंगोल आक्रमण अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, मंगोल आक्रमण, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंगोल आक्रमण। देखिए, जो मंगोल आक्रमण होता है वो होता है 1292 ईस्वी में। ठीक है, 1292 ईस्वी में होता है और ये होता है अब्दुल्ला के नेतृत्व में। अब्दुल्ला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब्दुल्ला के नेतृत्व में होता है ये। इस तरह से देखिए, अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, जब अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है और सेना पंजाब तक आती है, तब फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली से निकल करके पंजाब तक जाता है, सिंधु नदी के तट तक चला जाता है। ठीक है, वहां तक जाता है, छुटपुट कुछ युद्ध होते हैं और बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि इस युद्धों में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जीत होती है, यानी कि वो जीत जाता है। लेकिन इस बात को अन्य इतिहासकार नकार देते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की विजय होती है। तो कुछ छुटपुट युद्ध होते हैं। तो देखिए, एक समझौता होता है, छोटे मोटे युद्धों के बाद एक समझौता हो जाता है, जिसमें 4000 मुसलमान उल्गू, जो चंगेज खान का वंशज था, उसके नेतृत्व में करीब 4000 मुसलमान दिल्ली के आसपास रहते हैं और यही जो है नवीन मुसलमान कहलाते हैं, उल्गू के नेतृत्व में। देखिए, इसके बाद एक समझौता होता है, छोटे मोटे युद्धों के बाद समझौता हो जाता है। ठीक है, जिसमें 4000 मुसलमानों के साथ मुसलमान उल्गू के नेतृत्व में दिल्ली के आसपास आते हैं। ठीक है, दिल्ली के आसपास बसते हैं और यही यही जो 4000 मुसलमान है, यही जो है नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है, देखिए ये आगे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। यही नवीन मुसलमान कहलाए। इस तरीके से ये मंगोल आक्रमण। अब देखिए, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान देखिए, मैंने भी बताया था, जब कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये सुल्तान के एवज में आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, लूटपाट करता है और चला आता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ये कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं, मालवा जाता है, भिलसा, उज्जैन, वहाँ पे आसपास ये जाता है, वहाँ लूटपाट करके बहुत सारा धन एकत्र करके लेकर के आता है। अच्छा, इस धन में से वो कुछ हिस्सा सुल्तान के पास पहुंचवा देता है और यही धन जो है उसे सुल्तान बनने की इच्छा जाहिर करवा देता है। ठीक है, इसी धन के द्वारा। और उसे ये तो ये आसपास जो है मालवा, है ना, मालवा और आसपास जो है मालवा के आसपास लूटपाट करता है ये। इससे प्रसन्न होकर जो धन पहुंचा दिया जाता है दिल्ली, तो उससे प्रसन्न होकर इसे अवध की भी सूबेदारी दे दी जाती है। अवध की सूबेदारी किसे दी जाती है? अवध की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती है, अलाउद्दीन को मिल जाती है इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है, ये धन की लालसा और दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने की लालसा से, क्योंकि वो जानता था इसी धन के माध्यम से, इसी धन के द्वारा वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन सकता है, तो उसने क्या किया, अब उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी। तो वो देवगिरी अभियान के बारे में सोचता है। वो जब मालवा गया होता है ना, तो वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि देवगिरी में बहुत सारा धन है, बहुत वैभव और बहुत शक्तिशाली वो नगर है, तो बहुत सारा धन वहाँ पर उसे मिल सकता है। इस तरीके से वो फिर मालवा से आकर के देवगिरी अभियान के बारे में सोचने लगता है और बिना सुल्तान को सूचना दिए वो देवगिरी अभियान पर चला जाता है, कुछ संगठित सेना के द्वारा, करीब 16,000 घुड़सवारों के साथ वो चला जाता है। अच्छा, इसका अन्य सरदारों ने भी या अमीरों ने इसका साथ दिया, क्योंकि वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से असंतुष्ट थे, तो इस वजह से इसका साथ अन्य अमीरों ने भी दिया था। तो एक अच्छी संगठित सेना के द्वारा वो अब दक्षिण भारत के अभियान पर निकलता है। देखिए, पिछले हमने कहीं भी हमने
देखा कि जितने भी सुल्तान हुए वो साम्राज्य विस्तार तो छोड़िए उत्तर भारत भी पूरा विजय नहीं कर पाए, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय दक्षिण भारत के अभियान पर ये शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं। और यहाँ का शासक होता है रामचंद्र देव, ठीक है ना। जो देवगिरी का शासक होता है वो होता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव यहाँ का शासक होता है। और जब ये अलाउद्दीन इस अभियान पे निकलता है तो वो आता है एलिचपुर, जो कि देवगिरी का उत्तरी भाग होता है, उत्तरी सीमा जो होती है वो होता है एलिचपुर। एलिचपुर नामक स्थल होता है, ये देख लीजिए। तो इसी जगह पे वो आकर के रुक जाता है और ये अफवाह फैला देता है, अफवाह फैलाता है अलाउद्दीन खिलजी की वो नौकरी के सिलसिले में तेलंगाना आया है और वो दिल्ली का एक असंतुष्ट सरदार है, यानी कि वो दिल्ली से किसी बात पे नाराज होकर तेलंगाना में नौकरी प्राप्त करने के लिए आया है। वो ये अफवाह वो पहले से फैला देता है। अब इस अफवाह के कारण रामचंद्र देव जो यहाँ के शासक हैं देवगिरी के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई अपने संगठन या सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। इवन जब वो अचानक से आक्रमण कर भी देता है ना अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए इन्होंने क्या लापरवाही बरती थी कि किले के चारों ओर जो पहले सुरक्षा होता था वो एक किला होता था, किले के चारों एक खाई होती थी, ठीक है। उस खाई में पानी भरा जाता था और जो छोटे मोटे जो तोपें लगी रहती थी किले की सुरक्षा के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस खाई में पानी तक नहीं भरा था, रसद व्यवस्था नहीं थी। इवन व्यापारियों से छीन के जब रसद अंदर, अचानक से जब इनका आक्रमण होता है तो जो रसद अंदर रखवाया गया उसमें नमक के बोरे होते हैं, वो तो कितना दिन सेना अंदर किले के अंदर सर्वाइव कर पाएगी, या जो किले के अंदर राजा या अन्य जो लोग थे वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। तो वहां पे क्या निकलता है, नमक का बोरा। और इस चीज का लाभ उठा करके वो देवगिरी से बहुत सारा धन जो है लूटता है। अच्छा, इसका जो पुत्र होता है शंकर देव, उसका नाम होता है रामचंद्र देव का पुत्र, वो इस बात को नकारता है और युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है और आता है। दोनों के मध्य युद्ध भी होता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक अफवाह और फैला रखी थी कि दिल्ली से अभी और सेना आना बाकी है। जब युद्ध शुरू हो जाता है, दिल्ली से अभी एक सेना और आएगी, तो जब शंकर देव युद्ध कर रहा होता है तो पीछे से 1000 घुड़सवार और आ जाते हैं, जिसको ये छोड़ करके आया होता है। तो इन्हें, इनकी सेना को लगता है कि पीछे से जो है दिल्ली की मुख्य सेना आ चुकी है। इस तरीके से पूरी सेना भाग खड़ी होती है और रामचंद्र देव पराजित होते हैं। देवगिरी अभियान सफल होता है, बहुत सारा धन लेकर के वो आता है। बर्नी तो यहाँ तक बताते हैं कि इस धन का उपयोग, ये तो छोड़िए खिलजी वंश तो छोड़िए, फिरोज शाह तुगलक तक इस धन का उपयोग किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब इस धन के साथ वापिस आता है तब इसकी सूचना मिलती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और इस सूचना के द्वारा वो एक पत्र लिखता है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इसका अंत होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, कि वो एक पत्र लिखता है कि मैं वहां तक गया और इस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने भाई अलमास बेग को, ठीक है। उसको वो लिखता है और जो जाकर के वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिखाता भी है। तो इस तरीके से वो पत्र लिखता है और वो इतना अधिक विश्वास करता है फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पे, और इसी चीज का लाभ उठा करके वो कड़ा मानिकपुर, वो कहता है मैं दिल्ली नहीं आऊंगा मिलने क्योंकि मुझे बहुत भय लग रहा है, आप आइए। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखिए वो आते हैं और इससे मिलने के लिए जाते, और वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना शस्त्र के, बिना सेना के। मतलब इतना ज्यादा विश्वास, और देखिए जहां ज्यादा विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। इस तरीके से वो आकर के मिलते हैं और वहां पर मोहम्मद सलीम, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक अमीर होता है, उस वो जो है इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। और इसी तरह से इख्तियारुद्दीन हिंद, इन दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का गला काट दिया। और वहीं पे ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अंत हो जाता है। एक दुखद अंत होता है, उसका गर्दन काट करके पूरे नगर में घुमाया जाता है जैसे कि वो कोई एक अपराधी रहा हो। तो इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर किया जाता है। अब देखिए अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो देखिए निसंकोच जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था वो बहुत शांतिपूर्ण था। उसने अपने विरोधियों को माफ करता गया, बहुत उदार हृदय का था। ये सब चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव थी, लेकिन यही चीज़ें उसके लिए निगेटिव भी होती चली गई, क्योंकि यही उसके हत्या का कारण भी बना। नहीं तो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बिल्कुल देवगिरी अभियान नहीं कर पाता, शायद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उदार हृदयता के कारण, सहिष्णु हृदय के कारण वो ऐसा कर पाया। अच्छा, अगर हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के योगदान के बारे में बात करें तो उसने एक काम तो बहुत अच्छा किया जो कि हमें गुलाम सुल्तानों के समय में नहीं देखने को मिलता है, वो है तुर्कों, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों सबका योगदान अपने शासन में लिया इसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था खिलजी वंश के लिए, जो कि आगे शासन के संगठन के लिए भी लाभदायक था ये चीज़ें। तो इस तरह से हम जलालुद्दीन खिलजी को देखते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करूंगी, और हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी चूंकि बहुत उनका जो बाजार व्यवस्था है, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सैन्य अभियान बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं 2-3 वीडियो में कर करके ले आऊंगी ताकि आपको इकट्ठे लोड ना पड़े, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।